आईएएस एवं पीसीएस मेंस की कक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को प्रदीप सर तथा न्यू करियर कोचिंग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं भारतीय इतिहास के पहले चैप्टर के राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित अभी तक 2 प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न 1995 में पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक हुए भारतीय राष्ट्रीयता के उद्भव की रूपरेखा दीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था, 150 शब्दों में इसको लिखना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, राष्ट्रवाद के उदय में सहायक तत्वों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। ये 2 प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे। राष्ट्रवाद के उद्भव में सहायक तत्वों की भूमिका, ये दूसरा प्रश्न था। इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी इसकी चर्चा किया था, आप किस तरह से लिखेंगे इसको। तो मैंने उसकी पूरा चार्ट आपके सामने रखा था कि पहले भूमिका लिखेंगे, जब भूमिका आप लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे ये मैं आपको आज बताऊंगा, डिटेल में पूरी व्याख्या करके बताऊंगा। आप चाहें तो इसको आप कॉपी और पेन लेके बैठे और उसको एक एक करके आप लिखते चले, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा, शब्दों को दोबारा रिपीट भी करूँगा जिससे आप आसानी से लिख सकें। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे राष्ट्रवाद का उदय, और इसमें राष्ट्रवाद के उदय में आगे आप डिटेल में लिखेंगे। दोनों प्रश्न मैंने बोल दिए हैं। इसमें पहली हेडिंग बनाएंगे भूमिका। अब भूमिका में लिखेंगे, राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है जिसका विकास पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के रूप में हुआ था। यद्यपि राष्ट्र के प्रति लगाव या सम्मान की भावना प्राचीन काल से ही सभी राष्ट्रों में और सभी राष्ट्रों के नागरिकों में स्वतः पाई जाती है, पर इसे सीमित राष्ट्रीयता का घोतक भी माना जाता है, क्योंकि ऐसी राष्ट्रीयता में कोई आक्रामकता नहीं होती। भारत में भी इसी तरह की सीमित राष्ट्रीयता के प्रमाण मिलते हैं। अब वर्तमान समय में यह राष्ट्रवाद धीरे धीरे सशक्त होता दिखाई दे रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि इसका उद्भव अंग्रेजी शासन के दिनों में हुआ। अंग्रेजी शासकों ने अपने स्वयं के हितों के लिए भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे की स्थापना की, आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव डाली, नए संचार माध्यमों का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ। इसके कारण नवीन सामाजिक शक्तियां उभर कर सामने आई जो राष्ट्रवाद की वाहक बनी। इसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद एक जटिल एवं विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि में जन्मा और उसका विकास हुआ। इतना पॉइंट आप भूमिका में लिखेंगे। सेकंड आप हेडिंग बनाएंगे राजनीतिक जागरण में सहायक तत्व। इसको आप हेडिंग बना लें, राजनीतिक जागरण में सहायक तत्व। और इसमें सहायक तत्व में सबसे पहला तो आप हेडिंग लिखेंगे जिसकी डिटेल में, इसके बाद एक सब हेडिंग बनाएंगे अंग्रेजी शिक्षा। इसमें लिखेंगे अंग्रेज प्रशासकों तथा ईसाई मिशनरियों की आकांक्षाओं की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम अधिक व्यापक एवं दूरगामी रहे। इस शिक्षा के प्रसार से पश्चिमी देशों के राजनीतिक विकास तथा चिंतन का ज्ञान सरलता से उपलब्ध हुआ। स्वतंत्रता, समानता और प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लेकर आरंभ हुए फ्रांस एवं अमेरिका की क्रांतियों के विषय में ज्ञान उपलब्ध हुआ। विश्व के अन्य देशों में हो रहे आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों ने इसे और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। भारतीय नेताओं को एक विस्तृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिली है। समस्त देश में एक ही शिक्षा पद्धति लागू होने से एकता और समान लक्ष्य का भी उद्भव हुआ है। अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग समस्त देश में जनसंख्या में अल्पमत में जरूर था, लेकिन इसका प्रभाव राष्ट्रीयता के उदय में दिखाई देता है। समाचार पत्रों,
शिक्षा संस्थाओं का संचालन, वकालत में इसी वर्ग का प्रभाव था। अन्य विचारधारा ने तो इतना व्यापक और संगठित दिखाई नहीं देता है जितना कि यह मध्यम वर्ग जो इंग्लिश पढ़ा हुआ समाज था वो दिखाई देता है। इसके बाद आप लिखेंगे 20वीं सदी में कुछ अंग्रेज विद्वानों ने यह भी अनुभव किया कि पश्चिमी दार्शनिकों से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत सीखकर भारतीय नेताओं ने उन अधिकारों की मांग अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय राजनीति के लक्ष्य और चिंतन प्रणाली बहुत अधिक मात्रा में पश्चिमी चिंतन से प्रभावित थी। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजी शिक्षा केवल उच्च एवं मध्यम वर्गों तक सीमित रही। इन वर्गों ने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की, उनके द्वारा प्रस्तुत विचार लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे और यही चीज धीरे धीरे राष्ट्रीयता के उदय में कारण बनती जा रही थी। इसी चीज को आप अगले पहलुओं में आप देखेंगे तो इनके महत्व धार्मिक पुनर्जागरण काल में, जिसमें राजा राम मोहन राय वगैरह की चर्चा हम करेंगे अभी आगे, तो राजा राम मोहन राय की चर्चा भी इसी में होगी। इसी फलस्वरूप राष्ट्रीयता फैलाने में बड़ा योगदान रहा पुनर्जागरण काल का। इसको भी आपको एक लाइन में समरी करके लिखना है ना, लेकिन इसकी चर्चा आगे करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय पुनर्जागरण काल और इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जो आक्रामक लीडर होते थे, जो आप गरम दल और नरम दल की आगे हम चर्चा करेंगे, दोनों लीडरानों ने भी राष्ट्रीयता को पैदा करने में बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो इसके बाद आपको उसकी चर्चा वहाँ पे करेंगे, लेकिन इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आप लाइन छोड़कर लिखेंगे, हेडिंग नहीं बनाना है, इसमें कोई हेडिंग नहीं बनाना, लेकिन लाइन छोड़कर आप लिखेंगे आर्थिक कारण क्या क्या हमारे पास रहे जो राष्ट्रीय उदय के कारण बने। तो आप हेडिंग बनाएंगे आर्थिक कारण, इसमें लिखेंगे विश्व की अधिकतर क्रांतियों के पीछे आर्थिक अभाव तथा शोषण रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में बहुत हद तक आत्मनिर्भर था। साथ ही भारतीयों को आर्थिक दशा काफी संतोषजनक थी। अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार करने आए थे और शासक बन बैठे। आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने भारत को इतना अधिक शोषित किया कि जिसके विषय में जॉन सुलीमन ने लिखा कि हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह से काम करती है कि गंगा नदी से पानी निचोड़ती है और गंगा नदी पर पानी सोखती है और टेम्स नदी पर लाकर निचोड़ देती है। इस शब्द का मतलब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत व्याख्या करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कम से कम शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर इसको इस तरह से, तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का जो अच्छी चीजें थी इसको लेकर के वे लोग ब्रिटेन जाते थे, जिसमें हमारा नुकसान क्या क्या हुआ, इनको बिंदुवार आपको अच्छे से दर्शाना है लिखते समय। आप इसको पॉइंट लिखेंगे। कुटीर उद्योग धंधों को समाप्त कर देना, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाना प्रारंभ कर दिया गया। नंबर 3, इंग्लैंड में मशीनों से बने सामान भारत लाए गए, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित हुआ। चौथा पॉइंट, खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलों को उगाया जाना, किसानों को बाध्य किया जाना, इससे खाद्य संकट का उत्पन्न होना हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा चोट था। अगला पॉइंट, उद्योग धंधों में लगे भारतीय बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए। देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ने लगी। अगला पॉइंट, सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों, इसके लिए बड़ा आंदोलन भी गांधी जी ने किया था। इस पॉइंट के लिए तो इसकी चर्चा अलग से करेंगे, इसके लिए टिप्पणी भी आई है, लेकिन इसको यहाँ पे आपको थोड़े में ही लिख देना है। सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के पेंशन और वेतन भारतीय खजाने पर भारित था, मतलब उससे भारतीय खजाने से दिया जाता था। अगला पॉइंट, इन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई और भारत में राष्ट्रवाद का उत्कर्ष हुआ। इसी में आप अगला पॉइंट हेडिंग बनाएंगे, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। 1860 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में तेजी से सड़क और रेल मार्ग बनाए, जिसमें कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए सड़कें और रेल बनाए गए, जिसका सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ा कि
लोगों को आने जाने के लिए भी सड़कें और रेल सहयोग करने लगी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं को एक दूसरे से मिलने के लिए ये सहायक हुए। नेतागण आसानी से देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर सकते थे। इससे देश की राष्ट्रीयता की भावना तेजी से बढ़ी। राष्ट्रवादी लेखक गुरमुख निहाल सिंह ने अपने शब्दों में लिखा था कि आवागमन के साधनों ने विशाल देश को एक कड़ी में जोड़ दिया, भौगोलिक एकता को वास्तविकता में बदल दिया। इसी बात को अन्य लोगों ने भी इस बात को माना है कि सड़क और रेल भारत की आज़ादी का प्रमुख कारण बना और राष्ट्रवाद के उद्भव का आधार बना। इस बात को भी आपको लिखना है। आप अगला हेडिंग बनाएंगे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका, इसमें लिखेंगे ब्रिटिश शासन काल में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग का विकास हुआ जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी। इस लाइन को जरूर लिखना है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी, जिसमें इन्हें अच्छी नौकरी के साथ साथ समाज में सम्मान भी प्राप्त था। ये नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था जिसकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग थी, किंतु इनका ज्ञान, विचार और मूल्य आधारित समान थे। मध्यम वर्ग भारतीय समाज का एक छोटा संघ था। इनके उद्देश्य एकता, आशा की भावना इस वर्ग को आगे ले जाकर राष्ट्रीय आंदोलन के आधार का कारण बनी और भारत की में राष्ट्रीयता का उदय किया। इस बात को भी आपको लिखना है। अगला हेडिंग बनाएंगे प्राचीन इतिहास का पुनरावलोकन। एक बार आप प्राचीन इतिहास का पुनरावलोकन करके भी यहाँ पे आप पॉइंट देंगे तो पढ़ने वाले को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, हेडिंग बना लीजिए प्राचीन इतिहास का पुनरावलोकन। इसमें लिखेंगे 19वीं सदी के आरंभ में प्राचीन इतिहास का ज्ञान बहुत कम था। केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के जो इतिहास था, 18वीं सदी के इतिहास का कुछ ज्ञान था। पश्चिमी इतिहासकारों ने अतीत के विषयों में ज्ञान प्राप्ति के लिए विश्व के अनेक देशों को प्राचीन सभ्यताओं का पता लगाया और उसी पर आधारित करके, उसी पर देखेंगे आधारित करके उन लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को देने का काम किया। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हमें दिखाई देता है कि जो वहाँ की मूल भावना थी, जिस भी देश की, इसको लिखना नहीं, इसको समझना है, लिखने में काम आएगा, जिस देश की वो मूल भावना थी, उस देश की उन्होंने मूल भावना को कन्वर्टेड करके अपनी विचारधारा को उन्होंने इतना ज़्यादा उसमें कर दिया कि लोगों को ये दिखाई देने लगा कि जो इनके साहित्य समाज में जो बातें फैलाई जा रही हैं, इनके साहित्यों में, इनके स्कूलों में, इनके विचारधाराओं में, वो हमारे प्राचीन काल की किताबों में लिखा गया है। ऐसा लोगों को लगने लगा कि वही सच है, जबकि प्राचीन कालीन इतिहास किताबों में कुछ अलग लिखा था और इन लोगों ने जो इतिहास लिखा, जो लोगों को पढ़ाया, उसमें कुछ अलग लिखा हुआ था। उसमें बार बार ये बताने का प्रयास किया गया कि हम लोगों का इतिहास, हम लोगों का कोई भूगोल नहीं है, बल्कि इतिहास और भूगोल किसी का है तो यूरोप का है। लेकिन धीरे धीरे जब बुद्धिजीवी वर्गों को ये बात पता चली तो राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ है। इस बात को आपको जरूर लिखना है प्राचीन इतिहास में। अगले पॉइंटों में भी बहुत चीज़ें हैं कि जो आपको लिखने का काम करना है। इसमें सबसे तो जैसे मैंने कहा साहित्य का विकास, साहित्य के विकास का भी आपको बराबर इसमें डिटेल देना है। साहित्य का विकास कैसे हुआ तो वो भी आपको सहायक बिंदु होगा। तो आप देखेंगे 19वीं सदी में, लिखिएगा 19वीं सदी में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर साहित्य का विकास हुआ, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली मुख्यतः साहित्य लिखे गए, जिसे भारतीय गौरव का प्रतीक माना गया। इससे क्षेत्रता को तो प्रोत्साहन मिला ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी उद्भव हुआ। विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए इन साहित्यों ने उकसाया। भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय जागरण में भी ये सहायक रहे हैं। अब इसमें पूरे साहित्य पर आपको नहीं लिखना है, इसमें पूरे साहित्य पर ऐसा नहीं करना कि पूरा साहित्य ही लिख डालना है, क्योंकि साहित्य के लिए अलग से क्वेश्चन आते हैं, अलग से आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होइए, पूरा उसको लिखिए, उसको बहुत ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, कुछ चीज़ें आपको इसमें जरूर आपको लिखना है। जैसे अगले पॉइंट में मैंने कहा था, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे और लास्ट पॉइंट बनाएंगे कि उसमें महापुरुषों के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिखना है कि जैसे जो क्रांतिकारी हमारे पास महापुरुष रहे, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, राजगुरु रहे हों, सुखदेव रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, इनको भी टिप्पणी करना। इनकी वजह से भी राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ है, इनको भी आपको टिप्पणी में शामिल करना। इसके अलावा साथ ही साथ कुछ महापुरुषों के उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं भारत में राष्ट्रीयता के उद्भव, उस स्टेटमेंट को लिखना है। तो इसमें इसी बात को लिखिएगा। प्रमुख विचारक, राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख विचारक कौन कौन से रहे उनमें लिखना है, 2-4 लिख दीजिए। लिखिएगा। नंबर 1, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा दिया था, कहा मराठों की ताकत अफगानों ने खत्म की और जब जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, एक दूसरे को कमजोर किए। इसी बीच अंग्रेज आ पड़े और सबको दबा सकने में सफल हो सके। देश पहले से ही मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बटा हुआ था और जनजातियों के बीच भी बंटता दिखाई दे रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह देश अपने आप ही एक माहौल बना रहा था कि हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति आकर शासन कर सकता है। यह समाज ऐसे संतुलन पर आश्रित था जिसका आधार सदस्यों का पारस्परिक विकर्षण, वैधानिक पार्थक्य। ऐसा देश और ऐसे समाज तो मानो विजय की पूर्व निश्चित अवधारणा बना चुके थे। एनी बेसेंट ने भी इसी विषय में कुछ टिप्पणी किया था, तो एनी बेसेंट को भी आप लिख सकते हैं। एनी बेसेंट ने कहा, और बातों के अतिरिक्त भारतीय आदर्शों पर आधारित और पश्चिम की विचारधारा और संस्कृत का सम्मिश्रण ही भारत की राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकता है। पार्सिवल स्पीयर ने कहा था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य तो बन ही जाता, परंतु उसका स्वरूप भिन्न होता और समय भी अधिक लगता। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्टेटमेंट देने का काम किया था, इसको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने अंग्रेजी सरकार पूर्व काल से ही कम से कम सैद्धांतिक रूप से भारतीय एकता एवं प्रजातंत्र की समर्थक थी। यह इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके शासनकाल में राजनीतिक एकता आई और यह केवल समान दास्ता एकता पर आधारित थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें आप कंक्लूजन के तौर पर कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पर ऐड कर सकते हैं कि क्रांतिकारियों के कार्यों के व्यापक जन आंदोलन प्राप्त हुआ और जो क्रांतिकारियों ने काम किया उससे व्यापक जन आंदोलन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से राष्ट्रीयता का अनुभव हुआ। लोग अपने शौर्य का प्रदर्शन करने लगे, राष्ट्रीयता की भावना में बड़ा कर रहा है। तो आपको इनके विषय में भी आपको कंक्लूजन में लिखना है, या इसी के बाद आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में अपनी विचारधारा को दे सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा कंक्लूजन भी आपके सामने दे रहा हूँ, इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। लिखें, समाज के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हो रहा था, जिसका परिणाम यह था कि आंदोलन की गति बदल रही थी, नए लोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे, जिसका परिणाम यह आ रहा था कि भारत में राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसमें वस्तुतः क्रांतिकारियों के कार्यों का सबसे बड़ा जन समर्थन प्राप्त होना था। साथ ही साथ भारतीयों के द्वारा साहित्य का लेखन, नए स्कूलों की स्थापना, नए स्कूलों की जो निर्माण हो रहे थे, नए स्कूलों की स्थापना,
हमारे बड़े नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के बहस करना राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण रहे हैं। आप इसी के बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पूरा एक पैरा ही बना करके आपको हम चर्चा करेंगे इसके बाद, और उसमें कोई हेडिंग नहीं रहेगी, सीधा सीधा हम आपको डिबेट पर ही ले जाएंगे। और इसी प्रश्न को, जो आपको दोनों प्रश्न हम बोले थे, उस प्रश्न की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आप उसको भी सुनेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए और न्यू करियर कोचिंग से जुड़ने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगले एग्जाम में अवश्य सफल हों। धन्यवाद।